वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में मुख्य रूप से विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विद्युत विभव ज्ञात करने के व्यंजकों की स्थापना की गई थी। ये एक सामान्य स्थिति थी। थीटा के अलग अलग मानों पर जैसे 0 डिग्री पर एक अक्षीय बिंदु परिभाषित किया, थीटा के 90 डिग्री के मान के लिए निरक्षीय बिंदु परिभाषित करते हुए दोनों बिंदुओं पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विशेष स्थितियों के आधार पर मान ज्ञात किए गए। आज एक स्वेच्छावेश वितरण के कारण विद्युत विभव के व्यंजक की स्थापना की जाएगी। स्वेच्छावेश वितरण का मतलब है कि किसी एक बद्ध क्षेत्र में बाउंडेड रीजन में चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, आवेश होंगे, और वो आवेश किसी बिंदु पर जो विभव उत्पन्न करेगा वह विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, उसके व्यंजक की स्थापना की जानी है। इसी आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुध्रुव की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल से भी आप पहली बार परिचित होंगे। अर्थात जो स्वेच्छावेश वितरण है, क्या वह एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है या द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है या चतुर्ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये एक नई संकल्पना है जिसे बहुध्रुव की अवधारणा कहा जाता है। इसका भी इसी वीडियो लेक्चर में आप परिचित होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। चित्र में आपको एक ओवल शेप की ये संरचना दिखाई दे रही होगी। इस संरचना में ये माना गया है कि आवेश सतत रूप से वितरित है, अर्थात इसमें एकांक आयतन में आवेश घनत्व रो है। इस पूरे क्षेत्र में जिसे बाउंडेड या बद्ध दिखाया गया है, इसके अंदर एक अल्पांश आयतन जिसे डीवी से प्रदर्शित किया गया है उसकी कल्पना करते हैं। क्योंकि आयतन आवेश घनत्व नियत है तो डीवी आयतन में आवेश होगा रो इंटू डीवी। ये बिंदु आवेश यहाँ इस घनाकार संरचना में जिसे आयतन अल्पांश परिभाषित किया है में बद्ध माना जा सकता है। इस आयतन अल्पांश में बद्ध आवेश के कारण किसी भी यादृच्छिक बिंदु P का चयन किया गया जो एक निर्देश तंत्र के z अक्ष पर स्थित है और मूल बिंदु से P बिंदु की दूरी कैपिटल R है। उसी निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश का स्थिति सदिश स्मॉल r से लिखा गया है। आयतन अल्पांश का स्थिति सदिश का z अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा है तथा आयतन अल्पांश तथा प्रेक्षण बिंदु के मध्य की सीधी दूरी a है। इसमें अपने ये ज्ञात करना चाहते हैं कि ये छोटा आयतन अल्पांश dv p बिंदु पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न करता है। क्योंकि आयतन अल्पांश बहुत छोटा माना गया है, अतः इस अल्पांश में स्थित आवेश को एक बिंदु आवेश की तरह लिया जा सकता है। तो बिंदु आवेश रो डीवी हो गया और किसी भी बिंदु आवेश से a दूरी पर विद्युत विभव का सूत्र है KQ/R। उसी सूत्र में ध्यान दीजिए K की जगह K जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक बोलते हैं, रो आयतन आवेश घनत्व इंटू डीवी आवेश की मात्रा अपॉन ए, KQ/R सूत्र के ही उपयोग करते हुए K इंटू रो डीवी अपॉन ए लिया गया है। यदि अपने संपूर्ण आयतन में जो बद्ध आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना चाहें तो इस सूत्र का समाकलन कर दिया इस आयतन के लिए K रो डीवी अपॉन ए। यहां चेक किया जाए तो जो रो है नियत है, अलग अलग आयतन अल्पांश के लिए a का मान अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ a एक वेरिएबल है, चर राशि है। इसका मान r और थीटा और कैपिटल R के पदों में ज्ञात करने के लिए कोसाइन फॉर्मूले का यूज करते हैं।
कोसाइन फॉर्मूला मैथमेटिक्स का एक बहुत जनरल फॉर्मूला है। ए स्क्वायर का मान स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RR कॉस थीटा से ये मान परिभाषित किया जा सकता है। ये फॉर्मूला आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि आपको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस पर आपको इसकी डेरिवेशन की डिटेल भेज दूंगा। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 RR कॉस थीटा, ये इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगाकर ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि सूत्र में अपने को 1/a की वैल्यू पुट करनी है, इसका रेसिप्रोकल लेते हुए अंडर रूट या इसका वर्गमूल लिया गया, तो 1/a बन गया। ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो a, और उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लेंगे तो 1/a। यही काम इस तरफ किया है। इस पूरे पद में से जो राइट हैंड साइड का पद है, यदि इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए, कैपिटल आर स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आकर वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर सेकेंड पद, और इसमें -2 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा बन जाएगा। पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पावर -12 हो जाएगी। क्योंकि प्रेक्षण बिंदु की दूरी कैपिटल आर स्मॉल आर की तुलना में बहुत अधिक है, यदि ये स्थिति ली जाए तो अपने इस पद का विस्तार द्विपद प्रमेय से किया जा सकता है, बायनोमियल थ्योरम से। तो पहले उसी पद को दोबारा लिखा है जो प्रीवियस स्लाइड में था। इसमें द्विपद प्रमेय लगाना चाहें तो ये पूरे का पूरा पद जो मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से इंडिकेट किया है, इसे यदि अपने x कहें तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन चलता है। ध्यान दीजिए 1 अपॉन कैपिटल आर एज इट इज, नो चेंज, ब्रैकेट पहला 1 एज इट इज प्लस ये एन एक्स है। एन यहाँ पर इस पावर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू -12। एन की जगह -12, एक्स की जगह ये कंप्लीट टर्म यहाँ पर यूज कर दी, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन की जगह -12 और एन -1 की जगह -12 -1 एक्स स्क्वायर कंप्लीट टर्म का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ब्रैकेट ओपन करें, टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर ये -12 -3/2 और अपॉन में 2 मिलकर 3/8 बन जाएगा, और यहाँ इसका वर्क करें तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला से इसका वर्क किया गया है। ये सामान्य मैथमेटिक्स है। इसमें 1 अपॉन आर का मल्टीप्लाई करते हुए अपॉन में आर स्क्वायर और आर क्यूब के पदों को व्यवस्थित करते हुए फाइनल रूप से 1 अपॉन ए के इस सूत्र की स्थापना की गई है। एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको ट्राई करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विभव का जो व्यंजक पूर्व में ज्ञात किया गया था, समाकलन k इंटू रो dv अपॉन a, इसमें 1 अपॉन a का मान जो प्रीवियस स्लाइड में ज्ञात किया गया है वो रखा जाएगा। तो इस स्लाइड में आपकी सुविधा के लिए पहले मूल सूत्र विभव का, उसके बाद 1 अपॉन a के वो मान जो प्रीवियस स्लाइड में ज्ञात किया गया है, दोनों दर्शाए गए हैं। 1 अपॉन a की वैल्यू रखने पर k रो dv एज इट इज जो अंश में था, और 1 अपॉन a की जगह पूरे का पूरा टर्म यहाँ पर रखा गया है। इसमें हर पद को 1 अपॉन आर को समाकलन k इंटू रो dv से मल्टीप्लाई करके जब लिखा जाए तो इसे परिभाषित किया k इंटू पी जीरो अपॉन आर, अर्थात रो dv का समाकलन यहाँ p0 परिभाषित किया। ऐसे सेकंड पद को kp1 अपॉन आर स्क्वायर, थर्ड टर्म को kp2 अपॉन आर क्यूब से परिभाषित किया। अब p0 p1 p2 के मान देखें तो p0
ये माने समाकलन रो डीवी। रो है एकांक आयतन में आवेश, डीवी आयतन अल्पांश में कितना आवेश है, दोनों के गुणा को यदि समाकलन करें तो ये निकाय का कुल आवेश आ जाएगा, जिसे मोनोपोल मोमेंट या एकल ध्रुवीय आघूर्ण भी कहा जाता है। इसी टाइप से P1 देखा जाए तो P1 का मान रो डीवी इंटू आर कॉस थीटा के समाकलन के बराबर होगा। आर कॉस थीटा यहां पर z का मान देगा। उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा रिमाइंड करा दूं। ये व्यवस्था थी, इस कोण को यहां थीटा परिभाषित किया गया था और ये दूरी r थी। यहां पर आयतन अल्पांश लिया गया था dv, जो फर्स्ट स्लाइड में ये डायग्राम दिया गया था। तो यदि इस आयतन अल्पांश की पोजीशन से z अक्ष पर अभिलंब डाला जाए, ये z एक्सिस था, तो ये जो दूरी आएगी इसे कहा जा सकता है कि जो आयतन अल्पांश है उसका z कोऑर्डिनेट कितना है, जो r cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ z जो अपने आवेश या जो आयतन अल्पांश माना है उसका निर्देशांक का z कंपोनेंट है, इनटू dv आयतन अल्पांश है ही। तो ये देखा जाए तो आवेश गुणा दूरी आ गया। रो डीवी एक आवेश होगा इंटू दूरी, और आवेश इंटू दूरी द्विध्रुव आघूर्ण का मान देता है। इसी टाइप से थर्ड टर्म P2 जो रो आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 dv के बराबर है। आर स्क्वायर से यदि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो 3r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर, पुनः उसी नियम से z निर्देशांक r cos थीटा के बराबर है, तो ये बन जाएगा रो इंटू 3 z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर dv बाय 2। इसमें यदि वहां पर आयतन अल्पांश जो माना है वहां आयतन में आवेश सतत रूप से वितरित न होकर विविक्त आवेश हो, अर्थात डिस्क्रीट चार्जेस हों, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग सुपरिभाषित मान के आवेश रखे गए हों, तो उसे विविक्त आवेश कहते हैं। उसके कारण ये जो रो डीवी है उसको अपने समाकलन के स्थान पर समीशन या योग के रूप में लिखा जा सकता है। योग आई पर किया है। रो इंटू डीवी ये क्यू आई वो आवेश जो रखा गया है, 3 इंटू जेड स्क्र माइनस आर स्क्र जेड आई स्क्र माइनस आर आई स्क्र में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जेड आई क्यू आई आवेश की स्थिति का जो निर्देशांक है उसका z कंपोनेंट या z घटक है। तो ये जो राशि परिभाषित होगी P2, इसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि मोनोपोल मोमेंट 1/r, डाइपोल मोमेंट 1/r स्क्वायर और क्वाड्रुपल मोमेंट 1/r क्यूब के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, r का मान बढ़ता है, वैसे वैसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण के मान घटते जाएंगे और वो एकल ध्रुवीय आघूर्ण के मान के बराबर ही विभव उत्पन्न करेगा। अर्थात जो विभव उत्पन्न होगा वो एकल ध्रुवीय आघूर्ण के कारण उत्पन्न विभव के मान के समान होगा। ये भी कहा जा सकता है कि आयतन अल्पांश इस प्रकार से व्यवहार करेगा, संपूर्ण आवेश एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। अब विशेष स्थितियां, ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण का सूत्र तो अभी पिछले स्लाइड में स्थापित किया है P2। इसी में देखा जाए तो Zi और Ri ये दोनों राशियां आवेश वितरण Qi के स्थिति निर्देशांक से संबंधित हैं। यदि इसका मान इस प्रकार से हो कि 3Zi स्क्वायर माइनस Ri स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक आ जाए, अर्थात आवेश z अक्ष की तरफ कम वितरित हो और उसकी लंबवत दिशाओं में वितरित अधिक हो, तो इसे लघुवाक्ष आवेश वितरण या ऑबलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जैसे पहली स्लाइड में इस पहले डायग्राम में दर्शाया गया है। यदि 3z स्क्वायर माइनस Ri स्क्वायर 0 हो जाए, ये सबका समीशन 0 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आवेश वितरण गोलीय या स्फेरिकल होता है। और यदि इस P2 का मान पॉजिटिव है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण धनात्मक है, तो अपने पास वो प्रोलेट या दीर्घाक्ष आवेश वितरण कहलाता है।
तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण मुख्य रूप से आवेश वितरण का मान देता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में इस क्वाड्रुपल मूवमेंट या चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आवेश वितरण की व्यवस्था को परिभाषित करता है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन, स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत विभव हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। बहुध्रुव की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एकल ध्रुव, द्विध्रुव तथा चतुर्ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।